नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में केदारनाथ धाम स्थित है, जहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से दिव्य केदारनाथ भव्य केदारनाथ परियोजना पर काम हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के बाद 750 करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता ने फैसला कर लिया है कि भाजपा को केदारनाथ उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। देखिए केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदार धाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में निकायों के कार्यकाल को समाप्त हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन राज्य में अभी निकायों के लिए तिथि घोषित नहीं हुई। हालांकि उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री दिसंबर में चुनाव कराने की बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की चुनाव कराने की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य में सरकार चुनाव कराने से डर रही है और सरकार के इस फैसले से निकायों का विकास रुका है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी चुनाव नहीं कराएगी। हमारे नेता वार्ड टू वार्ड घूम रहे हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, नगर निगम का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी बार बार डिमांड कर रही कि चुनाव करवाए, लेकिन भाजपा जानती है कि हार सामने है। इसी वजह से ये लोग चुनाव टाल रहे हैं बार बार, और हमें डर है कि आगे और टालेंगे इसको। जबकि हम लोग चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों का वो ऑनर करे, चुनाव कराए, नगर निगम को नया मेयर मिले ताकि जनता के काम सुचारू रूप से शुरू कर सके, विकास के काम कर सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को मुख्यमंत्री घोषणा के तहत गढ़ी कैंट पर लगभग 10 करोड़ से अधिक की लागत से उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्माणाधीन भवन के निर्माण से संबंधित संस्था के अधिकारियों को निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर लोगों को राहत मिलेगी। अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं होता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कहने या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तो पुरुष सैनिक बंधुवर्गीय लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी पैकेट अलाउ नहीं करती थी। गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित लोग महापीठ को राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि महापीठ एक सामाजिक संगठन है और इसे किसी भी सूरत में राजनीतिक स्वार्थों का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने एसडीएम रिंकू बिष्ट को नगर की शराब और सब्जी की दुकानों में ओवर ईटिंग रोकने के लिए रेट लिस्ट लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने सब्जी और शराब में ओवर रेटिंग की शिकायत पर गहरी नाराजगी जताते हुए सुझाव लिए।
एसडीएम ने बताया कि ईओ नगर पंचायत और पूर्ति अधिकारी को सब्जी मंडियों से रेट पता करके नगर की सब्जी दुकानों में रेट लिस्ट नस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में भी रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। ओवर रेटिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब्जी के उतार चढ़ाव रहते हैं, ये सभी पूरा सबको विदित है। कभी सब्जियां कम दामों में मिलती हैं, कभी रेट बढ़ते भी हैं। जो भी है, यदि आप ठीक हैं तो दुकानों पर लिस्ट लगाएं, आप अपने ऊपर इल्जाम ना लें। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि वो थोड़ा सा, हो सकता है कि उनको बड़े दुकानदार सामान महंगा पड़ता होगा, लेकिन उनका भी वो सामंजस्य बिठाकर जो भी हो रेट लिस्ट लगाकर अपने आप को सुरक्षित करें। ये निर्धारित किया गया है कि एफजीआई लोहाघाट और ईओ साहब व्यापारियों के साथ में बैठेंगे और सब्जी के एक रेट निर्धारित करेंगे। वो जो रेट लिस्ट फल और सब्जियों की रहेगी उसको फल और जो हमारी ठेलियां हैं और जो पक्की दुकानें हैं उस पर ये रेट लिस्ट चस्पा होगी, जिससे कि ग्राहकों को भी सुविधा हो और काश्तकार को भी उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। अल्मोड़ा सहित अन्य जिलों के सड़क मार्ग नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरकने से आम जनता को पिछले 1.5 महीनों से आवागमन में परेशानी हो रही है। इस सड़क मार्ग पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी है। इस समस्या के समाधान को लेकर नगर निगम सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि विधायक मनोज तिवारी सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मार्ग बाधित होने से महंगाई बढ़ गई है और व्यापार चरमरा गया है। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। रोड बंद करके जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट शहर में आएगा वो भी जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो टूरिस्ट का समय है रात को शहर में आने का, जब मिड नाइट होगी तभी टूरिस्ट रुकेगा। अब 8 बजे अगर हम रोड बंद कर देंगे, वो कैची जाम में फंसता है, अदर जाम में फंसता है, उसका 8 बजे बाद वो आता नहीं है, वो रानीखेत या अन्य शहरों को डाइवर्ट हो जाता है मुख्य सड़क को। तो हमारा अल्मोड़ा कारोबार तो पर्यटन बिल्कुल चौपट हो गया है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को तनख्वाह निकालने में और आपके ये तनख्वाह निकालने में किस्त देने में बड़ी दिक्कत है। दूसरा, शादी बारात को सीजन है, बारातें आ रही, बारात जाएंगी भी आएंगी भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो अल्मोड़ा का क्षेत्र जो है वो बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही दुर्दशा उस सड़क की हो चुकी है और बार बार मलबा आ रहा है और उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मलबा इतना आ जा रहा है कि वो काम दिखाई भी नहीं दे रहा है। और काम जो हो भी रहा है मुझे लगता है बहुत ढिलाई से भी चल रहा है। उस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और कुछ वैकल्पिक मार्ग बनाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, संभावत के लिए लोग यहीं से जाते हैं सब। जोशीमठ क्षेत्र में प्रशासन और आरटीओ की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि 12 वाहनों में अनियमितता मिलने के बाद वाहनों का चालान कर दिया गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के समीप उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ और आरटीओ विभाग की ओर से वाहनों के कागजात के साथ सवारी की चेकिंग की गई। और पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बुधवार को सेना भर्ती के दौरान 20,000 से अधिक युवक गेट तोड़कर भर्ती स्थल में घुस गए। इस दौरान मौके पर भगदड़ मच गई, जिससे कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक को हायर सेंटर भी रेफर किया गया और दूसरे घायल युवक के सिर में टांके लगे हैं। मरहम पट्टी करने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई और इस भगदड़ के दौरान आर्मी का गेट भी टूट गया, जिसे फायर ब्रिगेड के वाहन से सहारा देकर रोका गया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बूथ संख्या 21 के सारी गांव में मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया। एक बुजुर्ग महिला मतदाता का कहना है कि उन्होंने रोजगार और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर वोट किया है। जो भी सरकार बनेगी पहले हमारे बच्चों का भविष्य देखना और हमारे बच्चों को नौकरी देना भाई। जो हमारे बच्चे बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने कहाँ जाना भाई, उनके लिए भी तो रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल बंद होनी चाहिए और सरकारी स्कूल खुलनी चाहिए और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो भी सरकार बनेगी।
वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल बसों को आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे कि चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाल ही में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। यशपाल आर्य का कहना है कि सामान्य बजट में विभागवार बजट की व्यवस्था होती है, लेकिन सरकार ने परिवहन विभाग को हमेशा से दरकिनार करने का काम किया है। सामान्य बजट में विभागवार बजटीय व्यवस्था होती है, परिवहन विभाग को हमेशा दरकिनार किया गया है। जनरल बजट में बजट की व्यवस्था का न होना ये दर्शाता है कि यहाँ की जो यातायात का प्रमुख साधन है, जो हमारी लाइफलाइन है, बसें हमारी लाइफलाइन है, उसको दरकिनार करके पुरानी बसों को आज भी संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में बसों को रोका गया है और नया बेड़ा आने की बात लगातार सरकार करती है, लेकिन वो उस आखिरकार कब बसें आएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री के पास विभागीय जो प्रमुख विभाग हैं उसमें परिवहन विभाग भी है। कोई समीक्षा नहीं होती है, कोई बैठकें नहीं होती है, बजट में कोई व्यवस्था नहीं होती है और डग्गा मार बसों का बोलबाला है। खटीमा क्षेत्र में एक बार फिर धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौक के क्षेत्र में तहत नौसर, जादवपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी खनन माफिया अवैध मिट्टी खनन का खेल कर रहे हैं। यहां तक कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भी अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। मिट्टी खनन माफिया को शासन प्रशासन तक का डर नहीं है। वहीं शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और इसे लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि जो लोग अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कि कुछ नौसर में कुछ अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, इसमें मैं नायब तहसीलदार साहब और मैं खुद इसमें जांच कर लेंगे और कोई भी ऐसा अवैध खनन होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कोई परमिशन अभी जारी भी नहीं हुई है। जो काम चल रहे हैं तो वो सरकारी तौर पे चल रहे होंगे। जैसे रेलवेज ने हमसे कुछ परमिशन मांगी थी कि उनका जो LS जाना था उसमें उन्होंने परमिशन मांगी, तो वो परमिशन हमने दी है, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई कि इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई परमिशन ऐसा है नहीं। हरिद्वार में सती घाट के पास जला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। चेंजिंग रूम से 50 वर्षीय शख्स का एक जला हुआ शव बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सती घाट के आसपास भीख मांगकर गुजर बसर करता था। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इधर प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए उमड़ी भीड़ के कारण बनी अव्यवस्था का जिम्मेदार परिवहन विभाग की लापरवाही को ठहराया जा रहा है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने 12 से 27 नवंबर तक अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के लिए परिवहन निगम के महाप्रबंधक को पत्र भेजा था, लेकिन समय पर बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। पिथौरागढ़ DM ने पत्र में स्पष्ट किया था कि उत्तराखंड, यूपी और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिथौरागढ़ सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचेंगे। वहीं शासन की अव्यवस्था से अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है। ऐसे में प्रशासन के खोखले दावों की व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। शुभ रात्रि।